अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ठीक है। ओके। यस। कोई सवाल है आप लोगों का? कोई आप लोगों का सवाल? अब तक जो हमने रिवीजन जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं उसमें आप लोगों के जहन में कोई एक नई बात जो आपने सीखी हो बता सकते हो? मसलन क्या? प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट को हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एज एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करते हैं? प्रूडेंस कौन सा है? प्रूडेंस एक नई बात थी आपके लिए? अच्छा, फिर नई बात क्या थी? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अभी आप मुझे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने अब तक नया क्या सीखा है? कुछ भी नहीं। मेरी तो जिंदगी गैर हासिल ला हासिल हो गई है। कोई नई चीज बता सकते हो आप जो आपने सीखी है? सबर। कैसे सबर से बैठ रहे हैं क्लास में? ये सीखा है? चले, बहुत अच्छी बात है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जी, क्या सीखा नया कुछ? ये सारा ही नहीं आता? आपके लिए सारा ही नहीं आता? ओके। और आपके लिए सारा ही नहीं है? क्योंकि ये बड़ा आसान जवाब है। क्या? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। कोई नई चीज आप मुझे बताएं जो आपने सीखी है। आपको पॉइंट बताया था कि हम उसको साथ में एक्सपेंसेस क्यों रिकॉर्ड कर देते हैं? किसको? जैसे पेट्रोल वगैरह है तो हाँ, ऐसी चीज जो भी कंज्यूम तो नहीं हुई होती लेकिन हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। चलें, अच्छी बात है। कोई नया पॉइंट सोच ले उतनी देर। कोई आपकी जिंदगी में कोई नया पॉइंट नहीं लाने में कामयाब हो सका मैं? ओके, ग्रेट। सब कुछ ही नहीं है? सब कुछ ही नहीं है? पहले कोई नहीं पड़ी अकाउंटिंग? हाँ, नया क्या है? कुछ? हाँ जी, सारे पुराने नहीं आई? आईटीए पास है? डिस्काउंट वाला अलग लगा था?
चलें, अब आपने ये करना है कि रोजाना के लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रह गया तो मैं आपसे पूछूंगा आज कुछ नया था कि नहीं था। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। आवाज कहाँ से आ रही है जी? क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कर लेना था। क्या था उसमें? सवाल क्या था? इफ है, हाँ बिल्कुल करना था, बिल्कुल करना था। नहीं, ओके, बताइए फिर सवाल निकालें कल वाला। और ये वाली रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन चेंजिंग इन द प्रोविजन। आपने बैडेट का अकाउंट बनाया था? प्रोविजन का बैडेट, प्रोविजन फॉर बैडेट का अकाउंट भी बनाया था? बना हुआ है, सोल्यूशन है आपके सामने। जरा बैडेट का अकाउंट बनवा दें। डेबिट में क्या लिखा? नहीं, पैसे क्या लिखे? 90,000। तो ठीक है, वैसे लिखवाएं बस आप मुझे। 2,30,000 और 60,000। और क्रेडिट में कुछ था क्या? सॉरी, 4,400 के क्या थे? बैडेट रिकवर्ड। वो कितों आ गया क्रेडिट का? नहीं, मैं बैडेट के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहां से रिवर्सल आई थी। ओके ओके, रिवर्सल आई थी वहां से। जी, प्रोविजन में एक ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, उसमें कुछ प्रोविजन की रिवर्सल आई थी। ओके, ये ऐसा था। फिर सारे का रिजल्ट क्या निकला कि आपने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? कितने पैसे? 3,75,600। वालेकुम सलाम। ये है इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हुआ? 3,75,600 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में गया। किधर गया? एक्सपेंस हुआ या इनकम हुई? एक्सपेंस हुआ। ये है इफेक्ट कि नेट प्रॉफिट 3,75,600 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है ना? ये बैडेट है। ये बैडेट क्या है? 90,000 के बैडेट हुए, 2,30,000 के बैडेट हुए, 60,000 के बैडेट हुए। कुल बैडेट कितने के हो गए? 4,80,000 रुपए के। 4,04,400 की रिवर्सल आ गई। इसका मतलब है 4,80,000 के बैडेट हुए, लेकिन 4,400 की इनकम हो गई। तो नेट 3,00,000, 480 के 380, 380, 380 के बैडेट हुए, 4,400 की इनकम आ गई। तो नेट 3,75,600 रुपए की एक्सपेंस हो गया। और ये एक्सपेंस अब किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? बैडेट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैडेट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट हो तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट हो तो इसका मतलब है इनकम हो रही है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है, इसलिए ये एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस होने से क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो इस ये जो सवाल है ना, बी पार्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन द प्रोविजन ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन द प्रोविजन फॉर डाउट। वो सिर्फ इसका पूछ रहा है,
सिर्फ इसका इफेक्ट बताएं क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, 4400 रुपए की रिवर्सल हुई है। प्रोविजन की रिवर्सल होने से क्या होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। प्रोविजन क्रिएट करें तो एक्सपेंस पैदा होता है, प्रोविजन रिवर्स करें तो एक्सपेंस डिक्रीज होता है। तो सिर्फ प्रोविजन में क्या इफेक्ट आया, 4400 का। इसका जवाब क्या लिखूंगा, 4400 से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मैंने सारा ही बता दिया था फैक्ट कि प्रोविजन से 4400 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और इधर 3,80,000 से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, तो नेट 3,75,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। लेकिन उसने सवाल में सिर्फ पूछा हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट फॉर द चेंज इन द प्रोविजन। प्रोविजन में तब्दीली से क्या इफेक्ट आया है, प्रोविजन से तब्दीली से 4400 का इफेक्ट आया और ये 4400 से प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि प्रोविजन डिक्रीज हो गई। प्रोविजन की डिक्रीज होने की एंट्री बताएंगे, प्रोविजन डेबिट। ये जो बैड डेट है इसकी नेचर क्या है, इस एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब क्या है, कम हुआ है। तो फैक्ट निकल आया ना कि एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस कम होने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, ओके। आपने अभी 2 दिन पहले आईकैप की एजुकेशन स्कीम पे सेमिनार देखा था यार, तुसी की करते हो जिंदगी चले, अगर आपने देखा होता तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम था, लेकिन आपने देखा ही नहीं तो हमारे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नहीं, देखा देखा था किसी ने, बस कोई बात नहीं, फिर आप एंजॉय करें। आप लोगों की जिंदगी में इतनी मसरूफियात हैं, वेले हम लोग हैं है ना। अच्छा जी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? आज के एक्सपेंस को अभी, फ्यूचर के एक्सपेंस को अभी रिकॉर्ड करें। सिर्फ मैं अल्लाह से दुआ मांगी है कि जब पैसे मिले तब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो और पैसे ना मिले तो नहीं करना चाहिए। तो इसमें नई बात क्या थी, वो कहता ना खिड़की खोले तो हवा आंधी है खिड़की बंद करिए तो हवा नहीं आंधी। तो जाहिर है खिड़की खोलेंगे तो हवा आएगी, नहीं करे खोलेंगे तो नहीं आएगी। हाँ जी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा ठीक है जी आई लाइक इट। पहले उसको रिकॉर्ड कर देना। सर्विसेज लेने से पहले उसको रिकॉर्ड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिजनेस की सर्विस आप दे रहे हैं तो आप उसको एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर दे रहे हैं सर्विस तो आप उसको पेमेंट के बाद उसको रिकॉर्ड करें। पहले पढ़िए अकाउंटिंग, जब भी ट्रांजैक्शन हो उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करें। दैट्स द फाइनेस्ट आंसर आई हैव गॉट बाय दिस टाइम। इसको अंग्रेजी में बताएं। करेक्ट, ओके, फैंटास्टिक।
अब जब मैं ये बताऊंगा तो कल आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपको नई बात नहीं पता चली थी। वरना तो आप मुकर जाते हैं कि हमें नई बात पता ही नहीं चली थी। बताएं, इधर से एक जवाब आया है, जितने बनते हैं उतने रिकॉर्ड करने हैं। देख, यही तो मसला है। ये उम्र आपको नहीं कह रहा। हम क्या करते हैं कि हमारे जहन में कुछ तस्वुरात हैं जो खुदा जाने कहाँ से आ गए हैं, और हम उन तस्वुरात को अपनी ज़ुबान में ख़ास तौर पे जब बयान करते हैं तो उसमें मज़ीद नॉइज़ पैदा हो जाता है। नॉइज़ जानते हैं ना, कम्युनिकेशन में नॉइज़ क्या होता है? एक तो पहले तस्वुरात हमने गलत से बिल्ड कर लिए होते हैं, फिर उसमें नॉइज़ भी पैदा हो जाता है, तो सवाई सत्यानाश हो जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ये जो सारी बातें आपने बताई हैं उनमें से सिर्फ एक बात से ताल्लुक था जो यहाँ से आई, कुछ ठीक ठीक सी बात लगती है कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। सिंपल। और वही जो बात आपने कही, आपने जरा उसको अपने अल्फाज में बयान कर दिया, मैं जरा अकाउंटिंग के अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर irrespective of टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। इससे कता नजर के पैसे कब मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, बाद में मिलेंगे, पहले मिल चुके हैं, इससे कता नजर के पैसे कब मिल रहे हैं। ट्रांजैक्शन जब अकर होगी तो रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, मैं अमूमन सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं बोलता हूं, इवेंट्स भी बोलता हूं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हर चीज ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बाज़ औक़ात वो इवेंट्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पे बताइए कोई इवेंट जिसको रिकॉर्ड किया जाए अकाउंटिंग में। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं नई बातें क्या बता रहा हूँ। बताइए कौन सा इवेंट है जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है? शादी का इवेंट। और कौन सा इवेंट है जी? सेल्स एक इवेंट है, वो तो ट्रांजैक्शन है। इस हाथ दो उस हाथ लो। मीटिंग के मिनट वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। हाँ, एम्प्लॉय को हायर करना अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता। बताइए उसकी क्या एंट्री डलेगी? एम्प्लॉय हायर की है, एंट्री बताएं। नहीं है तो एंट्री बताएं क्या होगी? मैं तो उस इवेंट की बात कर रहा हूं जिसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है जी। सर्विसेज दी है आपने तो ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। हाँ तो लेन देन हुआ है ना। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? गिव एंड टेक। सर्विसेज दी हैं, पैसे लिए, गिव एंड टेक। इवेंट नहीं है। इवेंट में कोई वकूआ पेश आता है, ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक होता है। इवेंट कौन सा है जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? मैं नई बात बता रहा हूँ। हायरिंग ऑफ स्टाफ नहीं होता इवेंट जो रिकॉर्ड हो। स्टीरियो टाइपिंग, पता नहीं आप क्या मतलब है, मॉनिटरी चोरी हो गई है, फैंटास्टिक, इट्स एन इवेंट, इट्स रिकॉर्डेड। नुकसान हुआ है, अब इससे मिलती जुलती चीजें और निकलेंगी। केस फाइल होने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर पेनल्टी लग गई है तो फिर एंट्री होगी। अगर कैसे, जैसे उन्होंने कहा तबाह हो जाए, आग लग गया है, इवेंट है, रिकॉर्ड होता है, ये इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। अभी अभी आपने चैप्टर पढ़ा, बैड एक्ट, इट्स एन इवेंट, समबडी गॉन बैंकरप्ट। आपकी उससे ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रही है, लेन देन थोड़ी हो रहा है, ही जस्ट गॉन बैंकरप्ट, एक इवेंट है, बंदा धंस गया है, इट्स एन इवेंट। अब क्या करेंगे? नुकसान लिखेंगे। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर irrespective of their timing of cash flow. That is why हम क्रेडिट पे की हुई सेल को भी फौरन रिकॉर्ड करते हैं, पैसों का इंतजार नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि जब पैसे आएंगे तो लिखेंगे सेल है, irrespective of the timing of cash flow। पैसे कब आएंगे वो एक अलग बात है, चीज अभी बिक गई है, लिखो सेल हुई है। अच्छा बाय द वे, अभी जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि इट्स अ गिव एंड टेक, चीज बेची है, सर्विसेज दी हैं, पैसे लिए हैं, इट्स अ गिव एंड टेक। उधार पे चीज बेची है,
इज इट अ ट्रांजैक्शन? गिव एंड टेक क्या है? गिव तो नजर आ रहा है, चीजें दी गई हैं, अभी की बात कर रहे हैं हम तो। गिव एंड टेक क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस इज दी थिंग यू हैव टेकन। आपने उसको लाख रुपए की चीजें पकड़ाई हैं, ये चीजें आपने दी हैं और वादा ले लिया है उससे। इट्स अ प्रॉमिस दैट ही विल पे इन फ्यूचर। इसीलिए अगर आप में से किसी ने लॉ पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि प्रॉमिस इज एन एडिक्वेट कंसिडरेशन है। रिमेंबर व्हाई? बिकॉज प्रॉमिस इज कंसीडर्ड टू बी टेकन। ठीक है यार, चीज बेची है और प्रॉमिस हो गया कि ये पैसे वो देगा महीने बाद, तो दैट प्रॉमिस इज एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। करेक्ट, वही प्रॉमिस बिकम्स रिसीवेबल, राइट? तो ट्रांजैक्शन हुई है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कोई बता सके क्या होता है? जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है उनसे पूछ रहा हूं। नई बात, ये वही होता है किसी को फर्क नहीं है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, एक्रूअल जब कोई अमाउंट ड्यू हो जाए बट अभी तक पे ना की हो तो उसको एक्रूअल बोलते हैं। सादा लफ्ज में पेएबल। मसलन बिजली का बिल आया है, ड्यू हो गया है, अभी तक पे नहीं किया, एक्रूअल। एक्रूअल इज नॉट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मीन्स लाइबिलिटी। एक्रूअल मीन्स नॉट लाइबिलिटी, सॉरी, अंग्रेजी का लफ्ज है इसलिए दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक्रूअल मीन्स समथिंग विच हैज बिकम ड्यू। समथिंग विच बिकम्स ड्यू। ड्यू आप समझती हैं? आउटस्टैंडिंग, जिस तरह भी आप लफ्ज बोल रहे थे, आउटस्टैंडिंग। कोई चीज जब वाजिब हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ड्यू हो गई, अंग्रेजी में। समथिंग विच हैज बिकम ड्यू इज एक्रूअल। अब ये सवाल पैदा होता है ना कि ये जो समथिंग है ये एक्सपेंस है या इनकम है? जाहिर दोनों ही हो सकती है। मैंने आपको कोई चीज सेल की है, पैसे भी आपसे नहीं मिले, ड्यू तो हो गए हैं बट अभी मिले नहीं है। जाहिर है चीज बेच दिया तो मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो कब मिलेंगे? महीने बाद मिलेंगे। वो उधार पे बेची है, अब पैसे मैंने आपसे लेने हैं, मेरा हक बन गया, मेरा राइट पैदा हो गया, मैंने आपसे पैसे लेने हैं। लेकिन अभी जाहिर है मैंने आपको कहा कि ठीक है यार महीने बाद दे देना, पैसे मैंने लेने हैं लेकिन लूंगा महीने बाद। ओके, इट्स एन एक्रूअल, इनकम की एक्रूअल। और दूसरी जो एग्जांपल अभी मैंने दी थी कि बिजली का बिल आता है, तो बिजली मैंने जाहिर है इस्तेमाल कर ली है, तो बिजली ड्यू हो गई है मेरे जिम्मे। बिजली मैंने पूरा महीने इस्तेमाल किया था, उसके पैसे मेरे जिम्मे हो गए, मैंने देने हैं, बट अभी उसकी ड्यू डेट है, दे दूंगा, अभी तक दी नहीं है। तो ये क्या है? एक्रूअल, एक्सपेंस की एक्रूअल। तो एक्सपेंस भी एक्रूड हो सकता है और इनकम भी एक्रूड हो सकती है। अगर एक्सपेंस एक्रूड होगा तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, पेएबल बन जाएगा, और अगर इनकम एक्रूड होगी तो वो रिसीवेबल बन जाएगा, वो मेरा एसेट बन जाएगा। मसलन आपने कोई दुकान किराए पे दी हुई है और किराया आपको मिला नहीं अभी 3 महीने से, एडवांस नहीं मिला आपको, बस यानी आपने दुकान दी थी, किराया लिया नहीं है, उसने कहा जी 3 महीने बाद दूंगा। महीना गुजर गया तो 1 महीने का किराया ड्यू हो गया ना, अब मैंने लेना है उससे। ठीक है मिलेगा लेट, लेकिन लेना तो है ना। तो ये 1 महीने का किराया एक्रू हो गया। एक्रू होने का मतलब है ड्यू हो जाना, अराइज हो जाना, वजूद में आ जाना। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? वैसे ही जैसे आप पहले करते हैं। जरा याद करें, उधार पे सेल करने की एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल टू सेल्स। अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये रिसीवेबल मीन्स एक्रूड इनकम, पैसे रिसीवेबल, और सेल्स मीन इनकम। तो वन आइटम इज इनकम
and the other item is accrued income. Income means income, आमदनी. Accrued income means receivable. लफ्ज accrued income receivable के लिए इस्तेमाल होता है. तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी accrued income डेबिट इनकम क्रेडिट. अगर आप गौर करें ये कोई नई एंट्री नहीं है. एंट्री ये वही है, रिसीवेबल टू सेल्स, लेकिन सिर्फ हमने उसका नाम बदल दिया. रिसीवेबल की जगह कह दिया एक्रूड इनकम और सेल्स की जगह कह दिया इनकम. ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इससे एंट्री जनरलाइज्ड हो गई है. देखिए सेल का तो मतलब है सिर्फ सेल, नथिंग एल्स. लफ्ज इनकम तो किसी भी तरह की हो सकती है. वो इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, वो डिविडेंड की इनकम हो सकती है, वो रेंट की इनकम हो सकती है, वो रॉयल्टी की इनकम हो सकती है. तो मैंने खाली लफ्ज इनकम लिख दिया. जो भी इनकम हो उसका नाम लिख देना. अगर ये रेंट है तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्रूड रेंट इनकम डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट. ये रेंट इनकम क्या है? इनकम. और एक्रूड रेंट इनकम क्या है? रिसीवेबल के पैसे लेने हैं मैंने, जिसको मैं उधार सेल में कहता हूं रिसीवेबल टू सेल, इसी को ही यहां मैं कह रहा हूं एक्रूड इनकम क्रेडिट. एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है. लिहाजा ये एंट्री पहले से आपको आती है, रिसीवेबल टू सेल्स. ये अक्रूवल की है. ये रिसीवेबल टू सेल्स दरअसल क्या है? अक्रूवल है. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही फॉल कर रही है. ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर. सेल हुई है, रिकॉर्ड कर ली है, इससे पता नजर के पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं. ठीक है, ये कोई नई एंट्री नहीं है. बिल्कुल इसी अंदाज में जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या एंट्री लिखते हैं? इसमें परचेजेस की नौयत क्या है? एक्सपेंस. और पेएबल की नौयत क्या है? एक्रूड एक्सपेंस. अगेन ये वही एंट्री है. बस हमने यहां उसके लिए जनरल नेम इस्तेमाल कर लिया है. ठीक है, प्रीपेमेंट. प्रीपेमेंट नाम से ज्यादाबाजी हो रहा है. किसी को पहले से पे कर देना, प्री पे कर देना. प्री पे करने का मतलब हुआ अभी वो पैसे ड्यू नहीं हुए, अभी वो पैसों का बेनिफिट इस्तेमाल नहीं किया, पैसे पहले दे दिए. जैसे आप अपने मोबाइल में प्रीपेड लोड ले लेते हैं, वो प्रीपेड ही होता है ना. अभी आपने कॉल की नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन पैसे पहले दे दिए, एडवांस. सो प्रीपेमेंट इज एक्चुअली एडवांस. ये प्रीपेमेंट एडवांस आप वैसे भी करते हैं. तो पहले तो ये बात के प्रीपेमेंट का मतलब है पेड इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस. दोनों सूरतों में है तो प्रीपेमेंट है ना भाई. या मेरी तरफ से प्रीपेमेंट है या आपकी तरफ से प्रीपेमेंट है. जब आपने प्रीपेमेंट की मोबाइल कंपनी को तो आपके लिए क्या है? प्रीपेमेंट. तो मोबाइल कंपनी के लिए भी तो प्रीपेमेंट ही है, तो उसको एडवांस मिल गया. लेने वाले को भी प्रीपे ही हुआ है और देने वाले ने भी प्रीपे ही किया. हाँ, बस क्या होता है कि अगेन वही वाली बात कि प्रीपेमेंट एक्सपेंस की भी हो सकती है, प्रीपेमेंट इनकम की भी हो सकती है. अगर एक्सपेंस प्रीपे हो तो हम उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और अगर इनकम प्रीपे हो तो उसको प्रीपेड इनकम कह सकते हैं. बस दुनिया में जरा ज्यादा पॉपुलर नाम है अनअर्न्ड इनकम.
ठीक है ना। प्री पेमेंट का मतलब क्या है कि आमदनी अभी मेरा हक बनी नहीं है लेकिन पैसे ले लिए। ये काम आप बहुत सारी जगहों पे करते हैं। प्री पेमेंट इज एन एग्जांपल। एक मोबाइल कंपनी जब अपने कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लेती है और फिर उसको कॉल करने की इजाजत देती है, इसका मतलब है अभी तक कॉल की नहीं थी आपने लेकिन पैसे पहले आपने दे दिए, तो कंपनी के लिए क्या है? अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम जो अभी तक अर्न नहीं हुई, एडवांस है। अभी तक ये एडवांस है, अर्न कोई नहीं हुई। अर्न तो तब होगी जब वो आप कॉल कर लेंगे, जब डाटा इंटरनेट इस्तेमाल कर लेंगे तब वो अर्न कर लेगा। उससे पहले तक इस्तेमाल अभी नहीं की तो अर्न नहीं हुई। ये जो फैसला है ना कि ये अर्निंग कब कहलाएगी, ये जो फैसला है कि हम कब कहेंगे कि ये पैसे अर्न हो गए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो काम आपके जिम्मे था क्या वो काम आपने कर दिया कि नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो खाना ला के आपके सामने रख देता है, आप नहीं खाते, तो क्या उसने अर्न नहीं किया? उसने अर्न कर लिया, उसके हिस्से का जो काम था उसने कर दिया। इससे आगे अब आप खाना खाएं या ना खाएं ये आपका मसला है, उसके जिम्मे जो काम था उसने वो परफॉर्म। मेरा काम था यहां खड़े होके लेक्चर देना, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप घर जाके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपका मसला है। हाँ समझ है ना, मुझे भी बात समझ रहे? ये आपका प्रॉब्लम है। मेरे जिम्मे क्या काम था? मेरे जिम्मे था आपको अच्छे से समझाना, समझा दिया। मेरा काम था आपका कोई सवाल आए तो उस सवाल का जवाब देना, कर दिया। अब उसके बाद चम्मच पक के आपके मुंह में रोटी तो नहीं डालनी मैंने, पढ़ना तो आपने खुद है। बात समझ रहे हैं? ना ही डंडों से मारने वाला दौर है, ना आपकी उम्र है नाले बंदा चंगा भी नहीं लगता तो इस बात को समझें। अकाउंटिंग का रूल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जिस चीज को अर्न करना था उसकी जरूरियात क्या थी, आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी। अगर आपने वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है तो आपने अर्न कर लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसको अनअर्न्ड कह रहे हैं कि अभी तक आपने पैसे तो ले लिए हैं, अर्न नहीं किए। इट्स सेम लाइक, जिस तरह मैंने आपको मोबाइल कंपनी की एग्जांपल दी, इट्स सेम लाइक जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ वहां कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो क्या करते हैं? यू पे समथिंग इन एडवांस, येट नो लेक्चर हैज अकर्ड, बट यू पेड समथिंग इन फॉर दैट इंस्टीट्यूट जिसने वो आपसे फीस ली है। इट्स एन unearned income where the money has been taken but it's not earned. Why? Because the performance obligation has not yet been performed. जो मैंने काम करना था वो अभी तक किया नहीं है, इसका मतलब ये अनअर्न्ड है। बात समझ? कौन सी एक्सपेंस वाली एंट्री? अभी तो मैंने बताई नहीं एंट्री, अभी मैंने एंट्री बताई नहीं है, बतानी है अभी जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ समझाने के लिए। अभी मैं ये नहीं बताया था कि अक्रूड है कि प्रीपेड है, अभी तो समझाया है कि किसी की ऑब्लिगेशन जब मीट हो जाए तो वो वहां पैसे अर्न करता है। तो जिस वक्त उसने फूड आपको सर्व कर दिया उसकी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई है, अब उसने पैसे अर्न। अब पैसे उसने पहले लेने थे या बाद में लेने थे, डिफरेंट थिंग। हमने सिर्फ ये सीखा है कि अर्न कहाँ पे कहलाएगा, कि पैसे अर्न। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप खाना पहले खाते हैं, पैसे बाद में देते हैं। किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कहते हैं पैसे पहले दो। जैसे आप फास्ट फूड पे जाते हैं तो पहले पैसे देते हैं। अब उसने कर लिया प्रीपेड, 15 मिनट बाद उसने आपके आगे सर्विंग उसने अर्न कर लिया, वो दैट 15 मिनट के बाद उसने अर्न कर लिया। ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें बाद में पैसे देते हैं, वहां पे उसने फूड आपके सामने लाके रखा, उसने पैसे अर्न कर लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि आधा घंटा आप इंतजार करते रहे कि यार 6 दोस्त बुलाए थे, एडा बड़ा सारा पिज्जा मंगा लिया सी,
आए 2 हैं, बाकी उन्हें डिच कर दिया है, उनकी करिए। ओके यार है, बाकी अदा वापस ले जा। ये तो नहीं होगा, वो कहेगा नहीं भाई सारे पैसे लगेंगे, बिकॉज द मोमेंट ही सर्व ही अर्नड। अब पैसे उसको बाद में मिले या पहले मिले, दैट्स अ मैटर ऑफ अर्न, यानी अनअर्न्ड है या एक्रूड है। बट मैंने तो सिर्फ आपको बताया अर्न कहाँ पे होता है। तो उसके लिए अकाउंटिंग की जुबान में क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये जिस मौके पे आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म की है, उसके लिए अकाउंटिंग में यही लफ्ज होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। जब मैं वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दूंगा, मैंने पैसे अर्न कर लिए। ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाले की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी? फूड प्रोवाइड करना, सर्व करना। उसने सर्व किया, उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बात ये चल रही है कि प्री पेमेंट, यानी आपने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? इसकी एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होगी कि आप लिखेंगे प्री पेड एक्सपेंस डेबिट टू बैंक क्रेडिट। भाई देखें, आपने किसी को पैसे पकड़ाए हैं अभी। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी सप्लायर को कहते हैं कि भाई मुझे फलां केमिकल चाहिए हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप मुझे ये सप्लाई दे दें। वो कहते हैं जनाब इसकी सप्लाई आपको मिलेगी 2 हफ्ते के बाद, आप 30% मुझे एडवांस पकड़ा दें, ताकि कमिटमेंट हो जाए ना कि वाकई आपने सौदा लेना है। ये ना हो कि मैं आपके लिए सारा माल अरेंज करके मंगवा के आपको कहूँ कि जनाब माल तैयार है, तो आपको यार अपनी चाहिए एडवांस पड़ाओ। तो आपने 30% उसको पैसे एडवांस में पकड़ा दिए। तो जब आपने ये पैसे उसको दिए तो बैंक क्रेडिट होगा ना, ये कैश क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, मैंने एडवांस पैसे दिए हुए। ये जो प्री पेमेंट है, इसकी नौयत क्या है, नेचर क्या है? एसेट। सादा लफ्जों में रिसीवेबल। भी मैंने एडवांस पैसे दिए हैं, अगर कल को आपने काम ना किया तो मैं क्या करूंगा? हाँ, दे मेरे पैसे वापस, मेरा रिसीवेबल है ना एक तरह से। लेकिन इसको हम रिसीवेबल इसलिए नहीं कहते कि रिसीवेबल की नौयत ये होती है कि उसमें पैसे ही लेने होते हैं। प्री पेमेंट में पैसे नहीं लेने होते। प्री पेमेंट में वो जिस सर्विस, जिन चीजों के अगेंस्ट पैसे दिए वो चीजें लेनी होती हैं। ये जिस तरह आपने मोबाइल कंपनी का मोबाइल में लोड करवाया है, तो ये प्री पेमेंट है, इसको रिसीवेबल नहीं कहेंगे। रिसीवेबल का तो मतलब था कहें जी मैंने मोबाइल कंपनी से पैसे लेने हैं। नहीं, पैसे नहीं लेने आपने, आपने उसके बदले में एयर टाइम यूज करना है, या आपने उसके बदले में डाटा यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है, आपको चीज मिलनी है। हाँ, अगर वो बंदा इनकारी हो गया चीज देने से, तो फिर वो उससे आप कहेंगे कि हाँ मेरे पैसे वापस कर दो। अदरवाइज तो आपने उसकी चीज ही लेनी है। तो दैट इज वाई इसके लिए लफज रिसीवेबल नहीं इस्तेमाल होता, इसके लिए लफज प्रीपेड एक्सपेंस इस्तेमाल होता है, और बैंक क्रेडिट। इसी तरह आमदनी की बात करते हैं, अनअर्न्ड इनकम। कैसे वसूल हुए हैं? बैंक डेबिट, और एडवांस में वसूल हो गए हैं, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। अनअर्न्ड इनकम की नेचर क्या है? लाइबिलिटी। मैंने किसी से एडवांस पैसे पकड़ लिए, अभी तक उसका काम नहीं किया, ये मेरे जिम्मे है, कुछ मेरी लाइबिलिटी है। अगर ये काम मैंने उसका ना किया तो ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये मैंने करना है, लाइबिलिटी है। ओके, ठीक है, पढ़ ले, में भी कोई गल नहीं। बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस आपने लिख लिया एज एसेट, क्या ये हमेशा प्रीपेड ही रहेगा? कोई वक्त आएगा जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। वो जो आपने किसी को एडवांस पैसे दे रखे थे, वो एडवांस पैसे यूज कब होंगे? जब जिस चीज का एडवांस दिया था वो चीज आपको मिल जाएगी, या वो चीज कंज्यूम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रीपेमेंट कर दी, जैसे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में प्रीपेमेंट कार्ड डाला, अब जब तक वो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं बिजली आती रहेगी, पैसे मुक जाएंगे, बिजली बंद हो जाएगी। तो अब तो आपने फर्ज कीजिए 15,000 का प्रीपेड कार्ड लोड किया अपनी बिजली का और मीटर को एक्टिवेट कर दिया, और अब बिजली कंज्यूम हो रही है, तो नतीजा क्या निकल रहा है? वो प्रीपेमेंट भी कंज्यूम हो रही है। जब वो कंज्यूम हो जाएगी तो क्या एंट्री डलेगी? तो जिस वक्त ये प्रीपेमेंट कंज्यूम हो जाएगी तो आप क्या एंट्री डालेंगे? एक्सपेंस अपना रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो जो प्रीपेमेंट आपका एक एसेट वजूद में आया था, आज वो खत्म हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। राइट? तो हमें एक साइकिल समझ में आ गया कि जब हम एक प्रोसेस समझ में आ गया कि जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट दे देंगे तो हम कहेंगे कि ये मेरा एसेट है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, और मेरी तरफ से पैसे निकल गए कैश क्रेडिट। और जब तो वो प्रीपेमेंट यूज हो जाएगी, यानी उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज, जो गुड्स, जो चीजें लेनी थी वो ले लेंगे, तो फिर अब वो प्रीपेमेंट नहीं रही, अब वो खत्म हो गई है। जैसे आपके मोबाइल में से बैलेंस उड़ जाता है ना? कभी कभार को फोन करते करते किसी की कॉल आ गई, 10 मिनट बाद फोन बंद हो गया, फिर कहता वो तेरा जोंग तो नहीं थी फोन। वो मेरा पोर्ट हुआ है असल में, नंबर मेरा वारिद से जोंग पे आया हुआ है। तो बाद किसी ने ये सोचा होता है कि मेरे को तो फ्री मिनट है। वो अपने फ्री मिनट इस्तेमाल करने के चक्कर में मेरे 15 मिनट लगा के कहता, फिर अचानक बंद हो जाता है, तो कहते यार तेरा भारत तो नहीं थी, सारा बैलेंस ही उड़ गया मेरा। So when that prepayment, that prepaid balance expired, get used, तो उस वक्त आप क्या एंट्री डालते हैं? एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर यहाँ तक आपको बात वाज़ेह है, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है, तो हम इससे अगली बात देखते हैं। मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बहुत सारे मामला देख रहा होता है, उसने अपने साथ जूनियर को भी बहुत सारा गाइड करना होता है, और वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग किताब की तरह से ही लेके चले। वो अपनी सहूलत और अपनी इंफॉर्मेशन नीड के मुताबिक एंट्रीज को ट्वीक कर लेता है कि यार चलो अगर मैं एंट्री यूं करके डाल लूं तो मुझे इससे ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मैं ये इस तरह की एग्जांपल पहले भी, जिस तरह आपने वो फ्यूल वाली बात की कि हम फ्यूल अभी कंज्यूम नहीं होता लेकिन हम उसको पहले ही, अपनी सहूलत है ना अपने लिए। असूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप किसी को प्रीपे करें तो पहले प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करें, और फिर उसके बाद जब वो यूज हो जाए तो प्रीपेड एक्सपेंस। हो सकता है इस प्रीपेमेंट का दौरानिया बहुत ही शॉर्ट हो, तो आप बजाय पहले उसको प्रीपेमेंट डेबिट और बाद में प्रीपेमेंट क्रेडिट करने के, आप डायरेक्ट उसको एक्सपेंस से लिख दें। मसलन आपने किसी को प्रीपे किया है और उसने कहा जी घंटे बाद चीजें आ जाएंगी आपको, फॉर एग्जाम्पल, तो मे बी प्रोबेबली यू वुड लाइक, अब ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, वो मैं आपको समझाने के लिए आसान करके बता रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे यार अभी इसको 5,000 रुपये एडवांस पकड़ाया, घंटे में चीजें आगे खत्म भी हो जानी है, तो बजाय इसके कि मैं पहले प्रीपेमेंट डेबिट करूँ और फिर क्रेडिट करूँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्सपेंस डेबिट। ये लोग कर लेते हैं ऐसे कि बजाय उसको पहले प्रीपेमेंट में डालें और बाद में उसको उसमें डालें, ऐसे कर लेते हैं, बट इट्स नॉट अ रेकमेंडेड प्रैक्टिस। ये सुस्त लोगों की वो हो सकती है, इट्स नॉट अ बिजनेस में इस तरह के शॉर्टकट लगाए नहीं जाते, उसमें प्रॉपर ही रिकॉर्ड किया जाता है ताकि पूरा
पूरी वजाहत से चीज सामने रहे कि पहले ये प्रीपे हुआ था, बाद में इसकी एडजस्टमेंट हुई थी। दोनों बातों को सामने रखा जाता है। अलबत्ता एक चीज जो बड़ी जेन्युइन है वो हो जाती है, इसी एंट्री का सबब बनती है। बाज़ औक़ात गलती से और बाज़ औक़ात इंटेंशनली अकाउंटेंट जब प्री पेमेंट करता है उस सारे पैसे एक्सपेंस में डाल देता है। मिसाल के तौर पे आपका साल खत्म होता है जून में, लेट्स से 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। 5 जुलाई 2021 को आपने एक दुकान किराए पे ली और आपने कहा कि मैं इसका किराया फर्ज करें 3 महीने के आर्जी तौर पे, आपको आर्जी तौर पे एक दुकान चाहिए थी, स्टोरेज चाहिए थी, आपने एक जगह पे दुकान ले ली स्टोरेज के लिए, 3 महीने के लिए सिर्फ आपने 3 महीने का किराया भी एडवांस पकड़ा दिया। अब वसूलन एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रीपेड रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, और जब 3 महीने गुजर जाएं तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए? रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। आपने सीधे एंट्री डाली रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 महीने बाद इसमें एक्सपेंस ही होना है, और मेरा साल कब खत्म होना है? 12 महीने बाद। तो जब साल खत्म होगा उस वक्त तक तो ये पैसे खत्म हो ही चुके होंगे, इस्तेमाल हो ही चुके होंगे, है ना भाई? पैसे मैंने 3 महीने के दिए हैं, साल मेरा 12 महीने में खत्म होना है, मैंने तो साल बाद हिसाब बनाना है ना बैठ के। मैंने अपना नफा नुकसान का हिसाब कब बनाना है? 12 महीने बाद। ये जो मैंने प्री पेमेंट दी है तो 3 महीने बाद खत्म हो जानी है, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि सीधा एक्सपेंस में डाल, 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली मामला ठीक हो जाएगा। मसला तब आएगा अगर इन 3 महीने के दरमियान में ये एंड आ गया, तो फिर कुछ पैसे एक्सपेंस होने चाहिए जितना अरसा गुजर गया है, और जितना अरसा भी फ्यूचर का रहता है जिसके पैसे दिए हुए हैं उनको क्या होना चाहिए? उनको प्री पेमेंट होना चाहिए। तो प्री पेमेंट या एक्रूवल का रियल प्रॉब्लम ईयर एंड पे खड़ा होता है कि ईयर एंड के ऊपर जो पैसे मैंने दिए हुए हैं उनमें से जो कंज्यूम हो चुके हैं उनको एक्सपेंस होना चाहिए, और जो नहीं हुए उनको प्री पेमेंट होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो एक ही मर्तबा एक्सपेंस लिख लेते हैं, और फिर जब साल खत्म होता है तो उस वक्त देख लेते हैं कि कितने पैसे हैं जो प्री पेमेंट होनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। मसलन आपने 15 सितंबर को 12 मंथ रेंट पे कर दिया, और आपका जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है। बताइए 15 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? आधा महीना सितंबर का, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। 3.5 महीने तो इस साल में हैं। जब ये 3.5 महीने गुजर जाएंगे तो इन 3.5 महीने के रेंट को क्या करेंगे? एक्सपेंस। और जो बाकी के 8.5 महीने हैं वो अगले साल में है। क्या उसको इस साल में एक्सपेंस होना चाहिए? नहीं, इसको अगले साल में एक्सपेंस होना चाहिए। तो इस साल में ये क्या होगा? प्री पेमेंट। लिहाजा अब इसके 2 तरीके हल करने के। पहला तरीका प्रीपेड रेंट डेबिट। फर्ज करें ये रेंट 1,20,000 रुपए का, फर्ज कर लें 12 महीने का रेंट है 1,20,000 रुपए। रेंट प्रीपेड रेंट 1,20,000 से डेबिट बैंक क्रेडिट 1,20,000 से। अब जब आया 31 दिसंबर ईयर एंड, अच्छा ये कौन से वाला ईयर एंड है? ये फाइनेंशियल ईयर एंड है, कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही। फाइनेंशियल ईयर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर होता है, वो जो मर्जी लगा ले, जनवरी से दिसंबर लगा ले, जुलाई से जून लगा ले, अप्रैल से मार्च लगा ले, 1 अक्टूबर से सितंबर लगा ले, यानी 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर लगा ले, 1 सितंबर से अगले साल 31 अगस्त लगा ले, कोई 12 महीने, कोई 12 महीने। तो ये जो 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, कैलेंडर ईयर एंड की बात नहीं हो रही। तो 31 दिसंबर को क्या करेंगे?
क्या करेंगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ये जो प्रीपेमेंट डेबिट हुई थी आज उसको खत्म कर दिया क्रेडिट करके और रेंट एक्सपेंस पैदा हो गया। कितनी अमाउंट से? 3.5 महीने की अमाउंट से 35,000 रुपये। अगर महीने का 10,000 था, साल का 1,20,000 था, तो 3.5 महीने का 35,000 बनेगा। तो 35,000 से एंट्री डल जाएगी। अब मुझे आपने एक बात बतानी है सोच समझ के। एसओएफपी में प्रीपेमेंट कितनी जाएगी? कितनी रिमेनिंग तो मैंने भी पता है। एसओएफपी में कितनी जाएगी जी? 85,000 85,000 85,000 हाँ जी 35,000। देखिए प्रीपेमेंट डेबिट कितना था, क्रेडिट कितना है, तो नेट बचा क्या? डेबिट क्रेडिट नेट नहीं हो जाएगा? कितना बचा? 85,000। तो एसएफपी में 85,000 जाएगा। ये आपका एसेट है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एक्सपेंस कितना जाएगा? 35,000। ठीक है। समझदार अकाउंटेंट बाज़ औक़ात इससे आगे का शॉर्टकट भी लगाते हैं। वो जिस वक्त पेमेंट करते हैं ना उसी वक्त लिखते हैं प्रीपेड रेंट डेबिट 85,000 से, रेंट एक्सपेंस डेबिट 35,000 से, बैंक क्रेडिट 120,000। उसको पता है ना कि यार 3.5 महीने तो इस साल में फॉल करते हैं और 8.5 महीने अगले साल में फॉल करते हैं। तो जो इस साल में फॉल करते हैं वो इस साल का एक्सपेंस है और जो अगले में है वो तो प्रीपेड है। तो वो पहले ही कहता है प्रीपेड 85 से, उसको कोई टेंशन नहीं है, साल के आखिर पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने भी देख लिया। अब दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, आपने जब पेमेंट की तो सारे एक्सपेंस लिख दिया। आपने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक क्रेडिट 120,000। फिर आ गया 31 दिसंबर। अब मैंने आपको कहा कि यार एक ही की तुम्हें पूरे 12 महीने के पैसे एक्सपेंस कर दिए, इसमें से 8.5 महीने तो अगले साल में फॉल करते हैं, वो तो प्रीपेमेंट होने चाहिए थे। ठीक करो इसे। क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा जी प्रीपेड रेंट डेबिट 85,000 से टू रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 85,000 से। अब देखें, रेंट डेबिट एक 20 से है, क्रेडिट 85 से है, नेट क्या बचा? वो किधर जाएगा? रेंट एक्सपेंस 35,000 और प्रीपेड यहाँ कहीं नहीं है। प्रीपेड डेबिट कितने से है? तो एसओएफपी में कितना जाएगा? दोनों का रिजल्ट सेम है। दोनों का रिजल्ट सेम है। नहीं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से? नहीं, यहाँ बताएं डेबिट कितने से और क्रेडिट कितने से? तो डेबिट और क्रेडिट आपस में नेट होगा। तो 1,20 का डेबिट, 85 का क्रेडिट, नेट कितना बचा? 35। वो एक्सपेंस में चला गया। अब अगर आप गौर करें तो पहले तरीके में और दूसरे तरीके में फर्क क्या है? पहले अकाउंटेंट ने सारे पैसे प्रीपेमेंट में डाल दिए और साल के आखिर में आके जितने उसमें से यूज हो गए थे, कंज्यूम हो गए थे, उनको एक्सपेंस आउट कर दिए। इस तरीके में क्या हुआ? पहले सारे एक्सपेंस में डाल दिए और फिर ये रेंट पे देखा इनमें से कितने यूज नहीं हुए, उनको बाहर निकाल के प्रीपेमेंट बना लिए।
दोनों से रिजल्ट तो एक ही आएगा। ठीक है, कोई सवाल? Whenever there will be a financial statement, आपको देखना होगा कि क्या एक्रूवल है क्या प्रीपेमेंट है। अब आप चाहे महीने महीने बाद बना लें। कोई सवाल? मंथली। हम पहले सारे पैसे प्रीपेमेंट में खड़े कर लेते हैं, फिर हर महीने उसको एक्सपेंस आउट करते रहते हैं। मसलन अगर आपने 1 साल का किराया इकट्ठा दे दिया 1,20,000, तो आपने एंट्री डाली प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। 1 महीना गुजरेगा तो हम डाल देंगे रेंट डेबिट प्रीपेड क्रेडिट 10,000 से, फिर 1 महीना गुजरेगा तो फिर एंट्री डाल देंगे 10,000 से, फिर 1 महीना गुजरेगा तो फिर एंट्री डाल देंगे 10,000 से। महीना महीना करके डलती रहेगी, जहां ये एंड हो गया वहां खत्म हो गया। ठीक है, नहीं मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप इसको जरा एब्जॉर्ब कर लें। बिल्कुल इसी अंदाज में अनअर्न इनकम को डील किया जाएगा। 2 तरीके हैं। एक कि जब आपको अनअर्न इनकम वसूल हुई तो सारी की सारी आमदनी को अनअर्न कह दें। आपने रिसीव किया नेक्स्ट 6 मंथ का रेंट 1,20,000। आज है, फर्ज कर लीजिए 1 मार्च 2021 और आपका ये रेंट होगा 30 जून 2021 तक। ठीक है, अब आपको जब 1,20,000 मिला तो हमने एंट्री क्या डाली? बैंक डेबिट 1,20,000 से टू अनअर्न्ड इनकम एज लायबिलिटी क्रेडिट 1,20,000 से। ये काम हुआ 1 मार्च 21 को, फिर 30 जून 21 को आपने क्या किया? कितने महीने गुजर गए? 4। तो 1,20,000 6 महीने का है तो 4 महीने का कितना हुआ? 80,000। 1,20,000 6 महीने का मतलब है 1 महीने का 20,000 हुआ, 4 महीने का 80,000 हुआ। तो 80,000 रुपए की क्या एंट्री डलेगी? अनअर्न्ड इनकम डेबिट, यानी अब वो मेरी अनअर्न नहीं रही, अब वो अर्न हो गई है। ठीक है, अनअर्न रेंट इनकम डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। अब मैं जब एसओएफ पे बनाऊंगा
तो उसमें अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी में लिखूंगा कितनी, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट थी एक 20 से, डेबिट है 80 से, तो नेट क्रेडिट कितना रह गया 40,000 से लायबिलिटी लिखूंगा। और एसओसीआई में रेंट इनकम लिखूंगा 80,000। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब मुझे पैसे मिले तो मैंने लिखा बैंक डेबिट 1,20,000 से, और सारे पैसे मैंने रेंट इनकम में डाल दिए। और जब 30 जून आया तो मैंने कहा कि यार ये तो सारे पैसे तुमने इनकम में डाल दिए, गलत कर दिया, ये तो सारे तो तुम्हारी आमदनी है ही नहीं। कितनी तुम्हारी आमदनी है? 4 महीने तुम्हारी आमदनी है, 2 महीने तुम्हारी आमदनी वो बाद में बनेगी। वो 2 महीने के कितने पैसे बनते हैं? 40,000। ये तुम्हारी इनकम अभी नहीं है, निकालो इसको इनकम में से। जब मैं इसमें से निकालूंगा तो क्या करूंगा, रेंट इनकम डेबिट कर दूंगा और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट कर दूंगा। एसओएफपी में अनअर्न्ड इनकम 40,000 से चली जाएगी लायबिलिटी में, और रेंट इनकम क्रेडिट एक 20 से है, डेबिट 40 से है, तो नेट 80,000 हो गया। तो एसओसीआई में रेंट इनकम 40,000 से 80,000 से चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह से ये ठीक तस्वर किया जाएगा। कोई सवाल? नो क्वेश्चन? करते हैं। A business pays annual rental in advance on 1st June each year. Rent paid on 1st June is 240,000. Rent paid on 1st June 2013 is 3,000. The financial year end on 30th September. The rental expense for 30th September for the year end 30th September 13 is as under. बताइए। जी कल ओरिएंटेशन है, कल 30th है ना, कल ओरिएंटेशन है। आपने रेंट पे किया 1 जून को 2012 को 2,40,000 का, फिर आपने 1 जून 2013 को रेंट पे किया 3 लाख का। तो बताइए अगर आपका ईयर 30 सितंबर पे एंड होता है तो इस साल का रेंट एक्सपेंस कितना है? इसके लिए एक आसान तरीका है कि मैं आपको नंबर लाइन के अंदाज में पीरियड दिखा देता हूं। आपने 1 जून 2012 को रेंट पे किया, वो कहां तक का रेंट पे किया? वो 30 मई 31 मई 2013 तक का पे किया। और फिर अगला रेंट वो इससे अगले दिन यानी 1 जून से शुरू हुआ और वो कहां तक गया? वो गया अगले 31 मई
2014 तक। ये जो पीरियड है, इस पीरियड का रेंट आपने दिया है 2,40,000, और ये जो पीरियड है, इस पीरियड का रेंट आपने दिया है 3 लाख। अब आपका जो ये रेंट हो रहा है, शुरू कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, 30 सितंबर पे, तो शुरू कहाँ हुआ होगा, 1 अक्टूबर पे। तो यहाँ कहीं 1 अक्टूबर से आपका साल शुरू हुआ है, और यहाँ कहीं 30 सितंबर को आपका साल खत्म हुआ है। तो इस पीरियड का रेंट एक्सपेंस कितना बनता है? अब जरा देखिए, यहां से यहां तक का रेंट कितना था, 2,40,000। ये महीने कितने हैं, 1 जून से 1 अक्टूबर, कितने महीने बनते हैं, 4 महीने। इसका मतलब है यहाँ 4 महीने हैं और यहाँ 8 महीने हैं, 12 महीने। तो अगर 2,40,000 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना है, 20,000। तो 8 महीने का कितना है, तो इसका मतलब है जिस साल का हम तस्करा कर रहे हैं वो इसमें 1,60,000 है। और अगले साल, अब यहां से यहां तक का किराया है 3 लाख, हमें चाहिए यहां तक का, क्योंकि हमारा साल यहां खत्म हो रहा है। अब ये कितने महीने हैं, 31 मई से 30 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने। और यहाँ कितने हैं, 8 महीने। तो 3 लाख रुपया अगर साल का हो तो 1 महीने का कितना हुआ, 25,000 रुपया। तो 4 महीने का कितना हुआ, हमें पता चल गया कि इस रेड वाले सर्कल का जो किराया है वो है 2,60,000। इसके पीछे रैशनल वही है, प्री पेमेंट वाली, कि जब आपने इस पॉइंट पे खड़े होके पैसे दिए तो वो पैसे प्रीपेड थे। तो जहां पे आपका ईयर एंड हुआ, वहां से पीछे पीछे के पैसे कंज्यूम हो गए और आगे के पैसे प्रीपेड हो गए, वो फिर अगले साल में कंज्यूम हुए, वो अगले साल का एक्सपेंस है। लिहाजा ये 8 महीने अगले साल का एक्सपेंस है। इसी तरह यहाँ खड़े होके आपने पैसे दिए अगले सारे साल के, उसमें से जो इस साल में फॉल कर रहे हैं वो कितने महीने हैं, वो इस साल का एक्सपेंस है, ये भी इस साल का एक्सपेंस है। तो दोनों को हमने इकट्ठा किया तो रिजल्ट आया 2,60,000। इसको अब आप जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हम लिख के देखते हैं। पहले ये बात अगर समझ आ गई तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यकम जून 2012 को आपने 2,40,000 दिया, क्या एंट्री डाली, प्रीपेड रेंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट 2,40,000। फिर आपका ये रेंट हो गया कब, 30 सितंबर 2012 को। कितने महीने गुजर गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने। तो 4 महीने एक्सपेंस आउट हो जाएंगे और बाकी प्रीपेड रह जाएंगे। तो 2,40,000 अगर साल का है तो 1 महीने का 20,000 हुआ, तो 4 महीने का 80,000 हुआ। तो 80,000 एक्सपेंस आउट करना है। मैं लिखूंगा रेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड रेंट क्रेडिट। प्रीपेड डेबिट हुआ 2,40,000 से, फिर प्रीपेड क्रेडिट हुआ 80,000 से, और रेंट डेबिट हो गया। ओके, जो रेंट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट लॉस में चला गया 80,000 से, और इसका कैरी डाउन आ गया 2,40 में से 80 गया तो 1,60,000। अब आ गया अगला साल। अब मैं किसी टी अकाउंट को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आ गया अगला साल, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया,
कितना? 1,60,000 से। ये कब की बात है? ये है 1 अक्टूबर 2012 की। ये किराया कब तक चला? 31 मई तक, क्योंकि ये किराया मई तक था ना। 31 मई पे आके ये किराया एक्सपायर हो गया। क्या एंट्री डालूंगा? प्रीपेड क्रेडिट रेंट डेबिट। इस बात को फिर समझ लें, ये किराया आपने दिया था 1 जून 12 से लेके 31 मई 13 तक का। तो अब 31 मई 13 पे आ गई, 1,60,000 की प्रीपेमेंट खत्म हो गई। तो हमने इसको खत्म करने के लिए क्या किया? प्रीपेड क्रेडिट किया और रेंट को, यानी रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड क्रेडिट। ओके, 1 जून को फिर हमने किराया दे दिया। कितना? अब आया 30 सितंबर मेरा ईयर एंड। इस 3 लाख में से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तो कंज्यूम हो गए। हो गए या नहीं हो गए? तो कंज्यूम करें उसे। 3 लाख रुपए अगर साल का है तो महीने का 25,000 हुआ, तो 4 महीने का लाख रुपए हुआ, वो कंज्यूम हो गया। तो मैंने यहाँ प्रीपेड को क्रेडिट किया, एक्सपेंस को डेबिट किया 1 लाख से, और प्रीपेड को क्रेडिट किया 1 लाख। अब यहाँ कैरिड ऑन बैलेंस आ जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। दो 2,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और 2 लाख रुपया प्रीपेड एक्सपेंस में चला जाएगा। ये सिलसिला हर साल जारी रहेगा। यही चीज अगर आप गौर करें, ये 1,60 और 1 लाख, 1,60 और 1 लाख हमने ऐसे करके निकाला था। अगर आप इसको डेबिट क्रेडिट से निकालते तो वो ऑटोमेटिकली निकला था। उसके लिए हमें कोई वो लाइन बना के और जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं थी। डेबिट क्रेडिट स्पीक्स इटसेल्फ, वहां से खुद ब खुद सब निकल आता है। डेबिट क्रेडिट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, इट स्पीक्स इटसेल्फ। ये बता रहा है कि क्या हो रहा है। ये टी अकाउंट देख के आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है नजर आ रहा है क्या हो रहा है? इसके लिए किसी को अंग्रेजी में बयान करने की जरूरत नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, ये खुद बता रहा है कि क्या हो रहा है। यही सिलसिला हर साल हर महीने जारी रहेगा। तो आपका प्राइमरी फोकस पॉइंट क्या हुआ कि जिस साल को हम क्लोज कर रहे हैं उस साल के अंदर जो अमाउंट फॉल करती है उसको एक्सपेंस होना चाहिए। जो उससे आगे जा रही है वो प्रीपेड है, या अगर कोई पिछले साल के तो वो पिछले साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। ये बात अगर आप समझ गए हैं, अगर आप ये बात समझ गए हैं, इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चों को, एक्सपेंसेस को और इनकम्स को उसके रेलेवेंट पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, मैच करेंगे। रेलेवेंट पीरियड मैच करना ना, इकट्ठा करना। सो अगर इनकम 2012 की है तो एक्सपेंस भी 2012 का ही होना चाहिए, उसमें 13-11 के खर्चे तो नहीं होने चाहिए। मैच तो तभी होगा जब आप प्री पेमेंट और अक्रूवल को फॉलो करते हैं, तो मैचिंग हो जाती है। क्योंकि जो अगले सालों के खर्चे होते हैं आपने उसको खर्चा नहीं लिखा होता, आपने उसे प्री पेमेंट लिखा होता है। जो अगले सालों की आमदनी होती है आपने उसको आमदनी नहीं लिखा होता, आपने उसे अर्नड इनकम लिखा होता है। नतीजा क्या निकलता है? इस 12 महीने में सिर्फ वो वाली आमदनी रिकॉर्ड होती है जो इस 12 महीने से बिलोंग करती है। अगर मेरा साल फर्ज कर लीजिए जनवरी से दिसंबर है और एक कस्टमर मेरे पास आ जाता है नवंबर में और कहता है जनाब अगले 12 महीने आपने मुझे सर्विसेज देनी है, ये ले 12 महीने के पैसे, तो क्या ये सारे इस साल की आमदनी है? नहीं, इसमें सिर्फ नवंबर और दिसंबर इस साल की आमदनी है, बाकी तो अगले साल की आमदनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अर्नड इनकम रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहूंगा भाई 2 महीने तो इस साल की इनकम है, 10 महीने अर्नड है। इससे क्या होगा?
इस साल की आमदनी इस साल में रिकॉर्ड होगी, अगले साल की आमदनी अगले साल में रिकॉर्ड होगी। वो अनअर्न इनकम अगले साल रिवर्स होगा तो इनकम बन जाएगा, अगले साल में बनेगा। इससे क्या अचीव होगा? इससे मैचिंग अचीव होगी, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस आर मैच्ड इन द सेम पीरियड। 2012 की आमदनी 2012 के एक्सपेंसेस मैच किए जाएंगे 2012 में, एंड द सेम विद 2013, सेम विद 2014, राइट। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको जिस पे अमल करना अकाउंटिंग के कानून की जरूरत है, यानी कि हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, ये हमारे लिए लाजिम है कि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और ये जो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट है ये इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाती है। अगर आप अक्रूवल प्री पेमेंट को फॉलो ना करें तो फिर मैचिंग फॉलो नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। देखिए ट्रांजैक्शन को तो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते ही हैं हम। एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें बता गया है कि ट्रांजैक्शन जब करोगे रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ली, सवाल है कि क्या इनकम और एक्सपेंस को मैच किया है। मसलन मैंने रेंट दिया है, तो मसलन मैंने अगले 3 साल का रेंट इकट्ठा दे दिया और मैंने अभी एंट्री डाल दी है, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन मैचिंग नहीं हुई क्योंकि आप क्या डाल दी, हमने 3 साल के खर्चे को रेंट एक्सपेंस कह दिया, नहीं इनमें से 2 साल प्रीपेड है। जब प्रीपेमेंट वो करेंगे तो फिर मैचिंग अचीव होगी, अदरवाइज मैचिंग नहीं अचीव होगी। सो एक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट गो साइड बाय साइड। एक्रूवल के बगैर मैचिंग नहीं अचीव होगी, मैचिंग के बगैर एक्रूवल नहीं अचीव होगी। इन दोनों को अलग अलग अचीव करना होता है, लेकिन ये इकट्ठे ही जाते हैं, ये अलग अलग हो नहीं सकते। ठीक है, कोई सवाल है तो बताइए। कोई सवाल? कोई नहीं? The business acquired a telephone system on 1st February. जी, बैटर रिकवर्ड पे आप बैटर रिकवर्ड पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं लगता है? पहले बताएं बैटर रिकवर्ड में मैचिंग का सवाल पैदा क्यों हुआ? रेलेवेंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो रेलेवेंट ईयर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे पीरियड से बिलोंग करती है और किसी दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनका सवाल ये है, पहले मैं इनका यानी जो प्रॉब्लम है वो बता दूं, फिर उसका सोल्यूशन भी दे देता हूँ कि इन्होंने सवाल ये किया है कि बैड डेट रिकवर्ड क्या था। एक रिसीवेबल था जिसको हमने सेल की थी और जिस पीरियड में सेल की थी उस पीरियड में उसको आमदनी लिख लिया था, लेकिन साल 2 साल बाद तो पैसे बैड हो गए, हमने उसको 2 साल बाद एक्सपेंस आउट कर दिया। फिर को 2 साल बाद किसी ने समझाया कि भाई ये तो जान देने पड़ रहे हैं उसे नहीं दे जाने, ऐसे ही हिसाब पूरा कर लो। तो उसने आगे पैसे वापस दे दिए, हमने इसको इनकम लिख लिया। अब ये कौन से पीरियड का कस्टमर था, कौन से पीरियड में बैड हुआ और कौन से पीरियड में आगे रिकवर हुआ, तो हम इसको यहाँ क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये तो मिस मैच हो गया है ना? कर दिया था, ठीक है।
सालों से कोई नहीं रहा क्योंकि वहां पे वो ऑलरेडी कंट्रोल हो गया था, एक्सपेंस आउट हो चुका था, तो वो रिसीवेबल उसका लिमिट खत्म हो। लेकिन वो जो हम कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंस को सेम पीरियड में मैच होना चाहिए, तो ये सेम पीरियड में मैच हो रहा है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? तो मैचिंग तो यही कहती है कि सेम पीरियड में मैच होना चाहिए, लेकिन फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि समटाइम्स योर एस्टिमेट्स गेट चेंज्ड। आप कोई चीज एस्टिमेट करते हैं और वो वैसे नहीं होती जैसे आप एस्टिमेट करते हैं, तो जब वो एस्टिमेट बदलेगा वहां रिकॉर्ड कर लें। उसके लिए पीछे जाके मैच नहीं करेंगे, उसके लिए मैचिंग के पीछे नहीं भागेंगे। जब वो एस्टिमेट बदलेगा तब वो काम कर देंगे। आपने जब उसको सेल की तो उस साल में आपने उसकी आमदनी रिकॉर्ड की, यानी सेल रिकॉर्ड की और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड की, परचेज रिकॉर्ड की ना उसी पीरियड, सेल भी रिकॉर्ड की, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड की, मैचिंग हो गई, उस साल में मैचिंग हो गई, सेल भी रिकॉर्ड हुई, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड हुई। 2 साल बाद वो पैसे डूब गए, ये हुआ चेंज इन एस्टिमेट। मुझे लगता था कि पैसे मिल जाएंगे, मैंने उसको अपनी आमदनी लिख लिया था, लेकिन अब आज पता चल रहा है कि ये पैसे नहीं मिल रहे, तो चेंज इन एस्टिमेट हुआ तो क्या किया? एक्सपेंस आउट कर दिया। अब उसको पीछे जाके 2 साल पहले नहीं एक्सपेंस आउट किया, मैचिंग करने की कोशिश नहीं की, जहां एस्टिमेट हुआ वहीं चेंज कर दिया। फिर 2 साल गुजरे, पैसे मिल गए, नया एस्टिमेट चेंज, फिर एस्टिमेट चेंज हुआ, फिर जहां हुआ वहां रिकॉर्ड कर दिया। तो एस्टिमेट्स के ऊपर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर सादा सा असूल अकाउंटिंग का क्या है कि जहां चेंज होगा वहां रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके लिए पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, दैट इज वाई ये ऐसा ही होगा जैसे आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर किसी जगह पे मिसमैच होगा तो होगा, क्योंकि अब यहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज हो रहा है। अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को अगर आप पीछे सालों में जाके चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके रिकॉर्ड को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपने उसको सेल की थी उस वक्त के हालात के मुताबिक ये पैसे आपको मिलने थे, उस वक्त के हालात के मुताबिक ये आपकी आमदनी ही थी। आज मैं जाके अगर उसको बदल दूं तो मैंने गलत कर दिया। क्यों? उस वक्त के हिसाब से तो मिलने ही थे, उस वक्त तो इसको आमदनी लिखना ही चाहिए था, आज के हिसाब से नहीं मिल रहे तो आज इसको एक्सपेंस लिखना ही चाहिए। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट तो ऐसे ही चलता है। हाँ, अगर कोई गलतियां हो जाएं, एरर्स, उसको फिर जाके ठीक किया जाता है। मसलन मैंने 2012 में किसी को सेल की 2 लाख रुपए की, गलती से 20 लाख की लिख ली, ज्यादा लिख ली। 3 साल बाद जाके आइडेंटिफाई हुआ कि यार वो गलती हुई थी, अब उसको ठीक कर रहे हैं। आज ठीक करेंगे? नहीं, 3 साल पीछे जाके ठीक करेंगे, क्योंकि अब मेरे 3 साल पीछे के जो रिकॉर्ड है वो गलत हुआ पड़ा है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक करेंगे। वो ठीक करने का क्या तरीकाकार है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वजूद रखता है, जिसका सिर्फ काम ही ये है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने इसलिए है कि अगर आपसे कोई गलतियां हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना। ठीक है, वो पहले FR 2 के सिलेबस में होता था, फॉर्चुनेटली अब वो FR 1 के सिलेबस में इसलिए आप पढ़ेंगे ये वाली बातें जो मैंने भी आपको बताई हैं, ये आप बहुत तफसील से उसमें जाके पढ़ेंगे। जी पढ़ेंगे। शुड बी मैच्ड, यानी अगर आपका पीरियड है 12 महीने का तो 12 ही महीने की सेल लिखी होगी तो 12 महीने का रेंट लिखेंगे ना, 13 महीने का रेंट तो नहीं लिखेंगे, वो तो अगले साल का रेंट है। नहीं, इसलिए आपने कहा ना शुड मैच, तो मैंने कहा नहीं, शुड बी मैच, फर्क है। शुड मैच का मतलब उसको बराबर होना चाहिए, शुड बी मैच का मतलब है उनको आपस में नॉक ऑफ करना चाहिए, है ना। आमदनी में से खर्चे माइनस होते हैं तो वो सेम पीरियड के होने चाहिए। ये ना हो कि सेल तो 2012 की और खर्चों में 2013 के खर्चे भी लिखे हुए हो, अब ये मिसमैच है, उसमें से खर्चे भी 2012 के लिखे हैं, पीरियड मैच कर रहे हैं हम, पैसे नहीं बराबर कर रहे। ठीक है, ओके। Wasif sets up business on 1st January year 1. The business has 31st December year end. The business acquired a telephone system on 1st February. Telephone charges are paid every 3 months in arrears and telephone invoices received in year 1 are as follows.
30 अप्रैल को 5000 की इनवाइस आई थी, 31 जुलाई को 7500 की इनवाइस आई, 31 अक्टूबर को 8500 की इनवाइस आई। और अगला बिल आपको जनवरी में 9000 का आने की तवक्का है। आपको बिल आ रहा है क्वार्टरली। पहला बिल आपको आया 30 अप्रैल को, आपने कनेक्शन यकम को नहीं लगवाया, आपने यकम जनवरी को नहीं लगवाया, आपने कनेक्शन लगवाया यकम फरवरी को। तो पहला बिल आया फरवरी मार्च अप्रैल का, अगला बिल आया मई जून जुलाई का, कुछ अगला बिल आया अगस्त सितंबर अक्टूबर का। इससे अगला बिल कब आएगा? नवंबर दिसंबर और जनवरी में। साल कब खत्म हो गया? अभी तो बिल ही नहीं आया। तो मैचिंग क्या कहती है? इस 2 महीने के पैसे भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये इस महीने का खर्चा है। अब बिल आएगा जनवरी में, कितने महीने का? लेकिन उसमें 2 महीने पिछले साल से बिलोंग करते हैं, वो पीछे रिकॉर्ड करने हैं। अब कैसे करेंगे? 31 दिसंबर पे एस्टिमेट करेंगे इन 2 महीने का कितना का बिल बनता होगा, अंदाजा लगाएंगे। ये अंदाजा कैसे लगाएंगे? मसलन बिजली का बिल है, आपका फर्ज करें बिजली का बिल 3-3 महीने बाद आता है, तो आप क्या करेंगे? 31 दिसंबर को मीटर पे जाके रीडिंग नोट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली खुद बिल बना लेंगे कि यार आज तक का बिल इतना होना चाहिए। भाई मीटर पे रीडिंग आ रही है ना, यूनिट जो चल रहे हैं आ रही है। आपने देखा कि जो मुझे पिछला बिल आया है 2 महीने पहले, बिल 3 महीने बाद आना है, जो 2 महीने पहले मुझे बिल आया है उस पर रीडिंग लिखी हुई है 20,000 यूनिट। 31 नंबर पे जाके मैंने मीटर पे शाम को देख लिया है, अब लिखी हुई है 23,000 यूनिट। इसका मतलब 31 नंबर तक कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? तो 3,000 के कितने पैसे बनते हैं? कैलकुलेट कर लेंगे, पता लग गया कि अच्छा इसका मतलब 2,000 का एस्टिमेट है कि इतना का बिल आएगा। या आप ऐसे कहते हैं कि यार मैं ऑन एवरेज मेरी कंजम्पशन इतनी होती है हर महीने, तो ये जो अगला 3 महीने का बिल आएगा ना, ये आएगा 50,000 का। तो इसका मतलब अगर 3 महीने का बिल 50,000 आएगा तो 2 महीने का कितना हुआ? 2/3। 50,000 2/3 33,333 रुपए। तो मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब 31 दिसंबर पे 33,333 रुपए मेरा एस्टिमेटेड बिल है। इसकी मैं एक्रूवल बुक कर लूंगा कि मैंने बिजली कंज्यूम कर ली है, मेरे जिम्मे हो गए हैं पैसे, लेकिन यार अभी बिल नहीं आया, लेकिन पैसा तो मैंने तुम तो कर लिया ना मैंने। बिल ना आने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे जिम्मे नहीं है, जिम्मे है मेरे। भैया आप एक दुकान पे गए, आपने उसको कहा 2 मजेदार से मिल्क शेक के गिलास बना दो, तो उसने बनाए और आपने वो पिए और आपने कहा यार बिल भिजवा देना, ठीक है। अभी उसने बिल नहीं भिजवाया, तो क्या वो पैसे आपके जिम्मे नहीं है? जिम्मे है, चीज कंज्यूम हो गई, बेनिफिट ले लिया। तो वो क्या कह रहा है? वो कहता है 31 अक्टूबर के बाद अगला बिल आएगा 31 जनवरी को, और हमारा अंदाजा है कि वो कब कितना आएगा। इसका मतलब अगर 3 महीने का बिल 9,000 का आएगा तो 2 महीने का कितना बनता है? 6,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर पे मैं 6,000 रुपए की एक्रूवल बुक करूंगा। क्या एंट्री डालूंगा? अभी मैं एंट्री से लेता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस पहले 30 अप्रैल को बिल आया, 5,000 का। क्या लिखा मैंने? पेमेंट कर दी, लेट से अज्यूम पेमेंट कर दी। उसके बाद 7500 का बिल आया 31 जुलाई को। फिर 31 अक्टूबर को 8500 का बिल आ गया, और अब 31 दिसंबर पे साल खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा? 31 दिसंबर पे 2 महीने के बिल की एक्रूवल डालूंगा। एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 6,000 से, एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट 6,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे गए?
7, 5, 12, 8, 20, 1, 21, 6, 27,000। और इधर से कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया? 6,000। ये अगले साल क्या हो जाएगा? ब्रा डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब अगले साल का हिसाब बनाते हैं। ये हम जनवरी, अब अगले साल जनवरी चढ़ा, जनवरी खत्म हुआ, पहला बिल आ गया, कितना? जरूरी तो नहीं है। 31 दिसंबर पे आपने एस्टिमेट किया था कि 9,000 का बिल आ जाएगा, उस हिसाब से आपने 6,000 की बिल डाल दी। हो सकता है एक्चुअल बिल 9200 का आ जाए, 8800 का आ जाए। तो फर्ज करें कि बिल आ गया कितने का? 9200 का आ गया। अब जब 9,200 का बिल आया तो आपने क्या किया? आपने डांटा, आपने कहा इतना बिल आ गया। आपने उसकी की पेमेंट क्या एंट्री डाली? एक्सपेंस डेबिट कितने से? कितने से? 3200 से। और कैश क्रेडिट, कैश पूरा 9,200 से, तो बाकी क्या? वो पेएबल डेबिट। वो लायबिलिटी आज पे हो रही है ना, आज वो लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो एक्रूड है ये 6,000 से डेबिट, एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 से डेबिट, और मजीद खर्चा इस दफा कितना रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस 3,200 से डेबिट टू कैश क्रेडिट 9,200। ये एक तरीका है, एक शॉर्टकट ना कहें बल्कि एक तरह सिंपल तरीका भी है। वो जो आपके पास एक्रूवल पड़ी हुई है ना, उसको रिवर्स कर दें। एक्रूवल कितनी पड़ी हुई है, उसको रिवर्स कर दें। एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट 6,000 से, और पूरा टेलीफोन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें 9,000 पूरे का। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट 9,200। नतीजा क्या निकलेगा? टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 से क्रेडिट हुआ, 9,200 से डेबिट हुआ, तो नेट कितने से डेबिट हुआ? 3200। एक्रूड एक्सपेंस 6,000 से डेबिट हो गया, कैश 9,200 से क्रेडिट हो गया। वही वाली एंट्री बन गई है जो ऊपर बनी है, यही बन गई है, यही चीज बन गई है। अब मैं क्या करने लगा हूं? मैं पूरे की पूरी एक्रूवल रिवर्स करने लगा हूं। ये 6,000 से एक्रूवल डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट, और अब पूरा बिल यहां रिकॉर्ड कर लूंगा। नेट वही 3200 हो गया। और फिर इस दफा फिर वही काम चल पड़ेगा जो पिछले साल किया था। फिर जुलाई का बिल, फिर अप्रैल का बिल, फिर अक्टूबर का बिल, फिर दिसंबर में जाके 2 महीने का एस्टिमेट, फिर अगले साल फिर एक्चुअल बिल आएगा। अगेन यहाँ देखिए हमने क्या किया, वो जो मेरा एस्टिमेट चेंज हुआ 9,000 के बजाय 9,200 आया, उस 200 को भी अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो फिर कुछ हिस्सा आगे रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा देखो उस वक्त के एस्टिमेट पे मेरा 9,000 था, वो मैंने 9,000 के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर ली थी, ठीक है, एस्टिमेट बदल गया तो जो कुछ भी अब ये आगे ही रिकॉर्ड होगा। हमने इस 200 को तकसीम नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि इस 200 में से 1 महीना आगे ले लो और 2 महीने, नहीं ऐसे नहीं किया। एस्टिमेट चेंज होता है तो जिस पीरियड में होता है बस उस पीरियड में कर देते हैं, पिछले को छोड़ देते हैं। ओके क्या टाइम हुआ? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।